हेलो बच्चों, जेईई एडवांस 2026 का सेकंड पेपर है। आज मैं इस पेपर पे ये डिस्कस करूंगा कि कितने चैप्टर से कौन-कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कितने चैप्टर्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि स्मार्ट वर्क भी एक मायने रखती है किसी सफलता के लिए। अगर आप कोल्लू के बैल की तरह खूब सारा पढ़ते चले जाएँगे, तो इतना आउटपुट नहीं निकल के आता है। आपको ये समझना होगा कि कौन सा चैप्टर हमें डीपली पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए और कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जेईई एडवांस का एक फ़ॉर्मूला है कि 2-3 चैप्टर से मिलकर के एक क्वेश्चंस बनता है। तो आप ये देखिए कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस इसमें आए हैं और इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चंस है वो वेक्टर का है। तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपसे आना चाहिए और ये आसानी से इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है। तो इसमें वेक्टर का यूज़ हुआ है और उसके बाद में एक ट्रायंगल बनता है वेक्टर का, तो उसका एरिया पूछा गया है। तो बहुत आसानी से आसान था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि ये क्वेश्चन है आपका पैराबोला से रिलेटेड। पैराबोला में क्या है कि टेंजेंट ड्रॉ की गई है, उसमें वो आपस में 2 टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर, तो m1 डॉट m2 इक्वल टू माइनस का बल लगाया गया है। फिर उसके बाद में डिस्टेंस का फार्मूला यूज किया गया है। तो 3 कॉन्सेप्ट इसमें यूज किए गए, पैराबोला और परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं तो m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 और फिर उसके बाद में डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं कि x फंक्शन dx के साथ y फंक्शन dy के साथ एंड देन इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद वहां से फंक्शन निकल के आता है भाई y0 इक्वल टू 1/√2। ये शो करता है कि आप इंटीग्रेशन निकालेंगे और इसकी सहायता से आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। जब यहाँ से y इक्वल टू fx निकल के आएगा तो x इक्वल टू log 2 पर y की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन था। बेसिकली ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और इसमें इसका यूज किया जाता है कि x dx के साथ y dy के साथ उसके बाद में n इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन है हमारे पास में इंटीग्रेशन का। देखिए इंटीग्रेशन कितना यूजफुल है कि प्योरली इंटीग्रेशन अगर आपने आर डी शर्मा की बुक ढंग से पढ़ भी रखी होगी तो आप इजीली सॉल्व करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर 12th का पढ़ रखा होगा तो ये से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। क्या कि इसमें एक तो बाइनोमियल थ्योरम यूज की गई है। तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करने के बाद में बाइनोमियल थ्योरम खोलेंगे आप यहाँ से, फिर उसका एन टाइम्स तक डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको आना चाहिए। अब इसने क्या 10 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन पूछा है, तो 10 टाइम्स का डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। तो इसमें आपका बाइनोमियल थ्योरम, एन टाइम डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और अब जैसे इसने 10 टाइम्स डिफरेंशिएशन पूछा तो 10 टाइम डिफरेंशिएशन का फार्मूला ये होता है। उसके बाद में आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि कोएफिशिएंट x की पावर 8 का कोएफिशिएंट कितना होगा, ये आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट देखिए कि ये क्या है कि इसमें एपी यूज की गई है, एपी का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज की गई है। बस इसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं, एक एपी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है? स्ट्रेट लाइन। ये 3D का क्वेश्चन है। तो 3D के क्वेश्चन में क्या हुआ कि 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या सो होती है, आपको पता ही होगा कि 3D में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो अब दूसरा क्या है कि दो, अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल बनता है 3D में, तो उसका एरिया निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कि यदि अगर मान लीजिए ये गिवन है तो ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेसिकली आपका एरिया निकाला जा सकता है कि 1/2 बेस इनटू हाइट से निकाल सकते हैं। यही फार्मूला इसमें यूज हुआ है। दूसरा इसमें एक चीज और हुई है, सेक्शन फार्मूला यूज किया गया है कि भाई इसमें टी पॉइंट के द्वारा जो एस पॉइंट के द्वारा है वो किसी लाइन को 1:2 में इंटरसेक्ट करता है। ये इसमें गिवन है ये वाला। तो इसमें इंटरनली सेक्शन का फार्मूला यूज किया गया है। फिर दूसरी बात इसमें कि ऑर्थो सेंटर भी यूज किया गया है कि ऑर्थो सेंटर क्या होते हैं, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो ये 3-4 पॉइंट अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि बच्चे 11th और 12th में पढ़ता ही है। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है इसी में। तो अब क्या है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में आप y इक्वल टू fx निकालेंगे। फिर उसके बाद जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमा मिनिमा, इसका मतलब मैक्सिमा मिनिमा का भी कॉन्सेप्ट आपसे आना चाहिए। दूसरी बात, तीसरा क्या है
कि उसने कहा है कि gx की वैल्यू ये है और fx आप बाय लीनियर डिफरेंशियल को सॉल्व करने के बाद में fx की वैल्यू निकालेंगे, तो fx इक्वल टू gx रखेंगे, x की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये 3 पॉइंट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैक्सिमम मिनिमम का कांसेप्ट होना चाहिए, fx इक्वल टू gx रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन क्या है कि आपका एस गिवन है, टी गिवन है, एस टी आपको निकालना है, तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपसे आनी चाहिए। अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई आ गई तो आप यहाँ से ए के, बी के, सी के, डी के मान निकाल सकते हैं और उसके बाद में हम चारों ऑप्शन से सेटिस्फाई कर सकते हैं कि भी कौन सा आंसर मैच कर रहा है। हल्का सा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो लाइटली इसमें यूज किया गया है, जिसमें आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जैसे कि आके 1 प्लस का ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, सीधे साधा मेथड से भी आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं और ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन आ गया। क्या है इसमें, इलिप्स गिवन है और उसने कहा है कि जो हाइपरबोला है, हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी वही है जो कि इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी है। हाइपरबोला के जो फोकस है वो वही है जो इलिप्स की फोकस है। ऑब्वियसली बात है कि भाई अगर आपको इलिप्स का कॉन्सेप्ट अगर आता है तो हाइपरबोला का भी कॉन्सेप्ट अगर आता है तो दोनों को मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। फिर उसके बाद में कहा है कि भाई हाइपरबोला को ये पैराबोला कहीं कट करता है तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इलिप्स की इक्वेशन की सहायता से जो कंडीशन गिवन है वहां से हम हाइपरबोलिक इक्वेशन निकालें और हाइपरबोलिक की इक्वेशन और जो पैराबोलिक इक्वेशन है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें। उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो ये गिवन है, यहाँ से कंपेयर करें और ए और बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। तो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, दूसरे ग्रेटेस्ट इंटीजर रिलेटेड है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है कि इंटीजर पॉइंट पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ होता है वो टूट जाता है। तो इसका भी मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, बहुत शानदार वीडियो बनाई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट अगर आपसे आता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको जानकारी है तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए क्या है कि सॉल्विंग ऑफ टू कर्व, ए भाई एक कर्व ये गिवन है और एक कर्व ये गिवन है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। तो दो कर्व को कैसे हम सॉल्व करते हैं वो यूज किया गया है और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं वो यूज किए गए हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए, हाँ, एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, ये भी बहुत सिंपल है कि एक कर्व ये है, एक कर्व ये, दोनों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सॉल्विंग ऑफ टू कर्व और यूज उसके बाद में डिफरेंशिएशन, बेसिक कॉन्सेप्ट का जो डिफरेंशिएशन है उसको यूज किया गया है। तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद में दोनों के कर्व पर हम डिफरेंशिएशन की सहायता से m1 और m2 निकालेंगे और tan थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 4 tan थीटा यहाँ से रख करके वैल्यू निकल के आ जाएगी। इतना आसान क्वेश्चन था। उसके बाद क्या है, अब ये देखिए कैसे मैंने एक निष्कर्ष ये निकाला कि वेक्टर से एक क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद में कॉनिक सेक्शन से 4 क्वेश्चन आए। कॉनिक सेक्शन से मैं कई बार बच्चों को मैंने बताया कि कॉनिक सेक्शन बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो कॉनिक सेक्शन के 4 क्वेश्चन है इस पेपर में। इसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 क्वेश्चन है जिसमें इंटीग्रेशन भी शामिल है। दूसरा बाइनोमियल थ्योरम का 1 क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 क्वेश्चन है, 3D का 1 क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का 1 क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का 1 क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन आए हैं, सेट से 1 आया है, प्रोबेबिलिटी से 1 आया है और स्टैटिस्टिक्स से 1 क्वेश्चन आया है। तो आप ये देखिए वेटेज सबसे ज्यादा किसका, कॉनिक सेक्शन से सबसे ज्यादा वेटेज है। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन 3 क्वेश्चन आए हैं और उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान है, बाइनोमियल थ्योरम्स का भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, 3D का भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैट्रिक्स का भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का भी एक सिंपल क्वेश्चन था। यदि अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो ये जानकारी थोड़े थोड़े से आपको पता होना चाहिए तो आसानी से निकाल सकते हैं। ये इस पेपर का एक एनालिसिस था कि कैसे क्वेश्चन किया जाता है, कौन सी बुक से हम पढ़ें। तो सभी बच्चों 11th और 12th का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ढंग से पढ़िएगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकते हैं।